संतान, और उसके बाद वो हंसी, जो अभी आपने कहा। अब मैं यहां से जाता हूं तो ये जो उसी हंसी या उसने जो वहां से व्यंग किया, तो ये व्यंग कहा जो उसने उसको कहा दुर्योधन को, इस व्यंग का परिणाम क्या हुआ? महाभारत का युद्ध। बिल्कुल, महाभारत इसका परिणाम हुआ। और जो लोग कहते हैं व्यंग और हास्य बराबर होते हैं या व्यंग में हंसी होनी चाहिए, मेरा मानना होता है कि व्यंग की हंसी अलग है और दूसरी हंसी अलग है। बिल्कुल। जो द्रौपदी ने हंसी वो व्यंग की हंसी थी, और व्यंग की हंसी यहाँ चुभती है। अब अभी आपने, मैं बताता हूँ इसी तरह से कि व्यंग किस तरह का होना चाहिए। अभी आपने जो रखा कि सतसैया के दोहरे जो नामक की थी, अगर मालूम हो आपको कि बिहारी जो है वो राजा जयसिंह के दरबार में थे और रोज एक दोहा सुनाते थे, और वो दोहा सुनाते थे तो उनको एक अशर्फी मिलती थी। अब क्या हुआ कि राजा जयसिंह ने विवाह किया और नई रानी के मुंह में पड़ गया। तो अब कौन उनसे कहे कि राजा अब नई रानी के मुंह में पड़ गए? ना संतरी ना मंत्री, कोई कुछ नहीं कह सकता था। सब बिहारी के पास गए। बिहारी से उन्होंने कहा कि अभी आप नैया पार लगाइए, अब राजा को कौन समझाएगा, राजकाज कौन संभालेगा? तो बिहारी ने एक दोहा लिखा और राजा के सामने पढ़ा, नहीं विकास नहीं मधुर नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बांध्यो आगे कौन हवाल। ये अन्योक्ति के माध्यम से उन्होंने कहा कि हे राजा, अभी इस कली का विकास भी नहीं हुआ है, अभी भी तू इससे भरा है, तो आगे तेरा क्या हाल होगा? राजा को समझ आ गई। वहां पर उसने उसकी जगह पे अशर्फी दी और वहां पे महाभारत हुआ। अब तीसरा देखिए आप किस तरह से व्यंग का प्रभाव होता है। अरे ये यहाँ पे बुला रहे हैं। आपने रामायण पढ़ी है, अब सब जानते हैं कि सब आदर्श पात्र हैं, सब राम का बहुत सम्मान करते हैं। कौन बनाएगा? हम दो ही तो हैं, मैं ही हूँ। भरत अच्छे उनके भाई हैं, मानते आज्ञाकारी हैं। सीता, अब आप सोच सकते हैं कि सीता राम पर आक्रमण व्यंग कर सकती है? तो पति परमेश्वर मानती है, सीता को वनवास दिया तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब होता क्या, अगर आप प्रसंग याद करें कि राम को वनवास घोषित होता है, राम आते हैं वहां से और आके सीता को बोलते हैं कि सीते, पिता की आज्ञा से इस तरह से मैं 14 वर्ष के वनवास में जा रहा हूं। तो पतिव्रता नारी हो कहेगी मैं भी आपके साथ चलूंगा, ये तो जाना ही है आपके साथ। तो राम उनको समझाना शुरू करते हैं कई तरह से। आखिर में बताते हैं कि ये तुम राजमहलों में पली हो, राजमहलों में वहाँ जाके बहुत सारे कष्ट होंगे, तो तुम सुकुमारी हो। तो सीता एक वाक्य कहती है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। अगर मैं सुकुमारी हूँ तो नाथ आप भी तो सुकुमार हैं, आप बन के योग्य कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल, सब बहुत सही। तो वो तब कहती है कि राम कहते हैं चले। तो व्यंग को हम लोग एक हथियार मानते हैं। मेरा मानना यह है कि मेरी विचारधारा व्यंग है, व्यंग्यकार के रूप में। और व्यंग की विचारधारा पता है क्या है? विरोध। कहीं भी होगा व्यंग विरोध में सामने आता है। और व्यंग जो है विसंगत समय, जब विसंगतियों का समय हो, जब चारों तरफ से आपके आक्रमण हो रहे हों, आपकी संस्थाओं पे आक्रमण हो रहे हों, आपके लोकतंत्र पे आक्रमण हो रहे हैं, विरोध आपको नपुंसक होने से बचाता है। आप डरते नहीं हैं विरोध की, अगर आप में ताकत है। पर मेरा फिर वही अर्थ आता है जब हम कहते हैं ऐसा, पर कैसा? विरोध का मूल, व्यंग का मूल स्वर विरोध है, पर कैसा होना चाहिए? व्यंग अगर एक हथियार है, बाण है, नावक के तीर है, तो कैसे होने चाहिए? क्या हर किसी को तलवार लेके मारते चले जाओ? नहीं। आप जानते हैं कि हथियार का प्रयोग, बंदूक का प्रयोग एक सैनिक भी करता है और एक हत्यारा भी करता है। व्यंग्यकार को व्यंग का प्रयोग एक सैनिक की तरह करना है, हत्यारे की तरह नहीं। तो ये इस दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा। और व्यंग्यकार है क्या? वस्तुतः एक चिकित्सक है।
दीपा जी, मतलब एक मैंने बिम बनाया। अब आप जब अपने इलाज कराने जाते हैं, आप बीमार हो गए, एक तो ये है कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी सुंदरी है, अच्छी सी है, पर अचानक उसके यहाँ फोड़ा हो जाता है जान पे, उसमें मवाद निकल रहा है। अब वो क्या करते हैं, उसको इमरजेंसी में लाते हैं, करा रही है, तो उसको क्या है कि डॉक्टर आके वो अगर दूसरी विधा का, मान लीजिए कि गीत विधा का अगर व्यक्ति होगा, तो वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा, हे सुंदरी तू कैसी है, कमल नयनी तू कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। पर व्यंग्यकार की दृष्टि कहाँ जाएगी, उस फोड़े पे, मवाद पे, और उसको चीरेगा, साफ करेगा। क्यों? क्योंकि वो सुंदरी और सुंदर हो जाए, ऐसे वो समाज और सुंदर हो जाए। इसलिए 3 चीजें होती हैं एक व्यंग्यकार की दृष्टि से। जैसे आप जाते हैं, आपने इलाज कराना है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है, टेस्ट करो। तो पहले निदान करता है, वो निदान देखता है ये चीजें क्या हैं, उनको पढ़ता है, फिर वो चिकित्सक फोड़ा कर लगा दिया, सब कुछ हो गया, पर उसका ध्यान कौन रखेगा, उसका ध्यान रखेगी नर्स। तो नर्स के समान उसको समाज का ध्यान रखना है। करुणा, जब तक व्यंग में करुणा नहीं होगी, और इसीलिए मैं कहता हूं, अक्सर आप लोग कहते हैं, अरे ये रिक्शे वाला भी लूटता है, ये भी तो भ्रष्टाचार कर रहा है। और वो रिक्शे वाला भ्रष्टाचार क्यों कर रहा है? अपने परिवार की थोड़ी सी स्थिति बेहतर हो, अय्याशी के लिए नहीं। इसलिए कभी वंचित आदमी पर व्यंग नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर है। मैं सोचती हूँ तो पहले ही जो वंचित, हमें सबको ताली बजाए कि जो वंचित होते हैं उन पर हमें कभी व्यंग नहीं करना चाहिए। लंगड़े को लंगड़ा कहना, दुखी को, है ना। तो मैं आपने बहुत अच्छे ढंग से मेरे प्रश्न का जवाब दिया, थैंक यू सर। एक ऐसा सवाल है जो अक्सर सभी के मन में आता है, आजकल मंचों पर चुटकुले सुनाए जाते हैं और उसको हास्य व्यंग कहते हैं। तो साहित्यिक दृष्टिकोण से क्या वो जो मंच पर सुनाए जा रहे चुटकुले हैं, वो क्या वास्तव में व्यंग है? बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी भूमिका व्यंग की आपने दी। अभी हमारे जो कविता मंच हैं, उनमें एक दौर में बहुत महत्वपूर्ण कवि और हिंदी के जरूरी या दुनिया में साहित्य के जरूरी कवि आते थे। धीरे धीरे ये एक नया दौर है जिसमें चुटकुले या उसे कहें फूहड़ हास्य कई बार उस तरह का, और उसको पिरोकर जब प्रस्तुत करते हैं तो कई बार ये लगता है कविता तक तो पहुंचते नहीं हैं, वो व्यंग के नाम पर या उस हास्य के नाम पर वो चीज़ रह जाती है। तो निश्चित तौर पर व्यंग तो वो नहीं है, वो एक तरह के हिस्से में जो अभी आपने कहा, हास्य को किसी तरह से प्रस्तुत करने का, ताकि मंच पर स्थान हो जाए। मैं काफ़ी वर्षों से इस तरह के आयोजनों में शामिल रहा हूँ, जहाँ पर मुझे ये लगता था कि अगर हम कवि को बुला रहे हैं, गीतकार को बुला रहे हैं, या किसी वीर रस के कवि को बुला रहे हैं, किसी हास्य रस कवि को बुला रहे हैं, या व्यंग्य के किसी कवि को बुला रहे हैं, तो उसमें अगर कविता होगी तो बगैर इस भूमिका के, बगैर किसी ये चुटकुलेबाजी के भी वो चल सकती है। लेकिन हो गया इधर ये मंचों पर, और ये बहुत अच्छा है नहीं हिंदी के लिहाज से या साहित्य के लिहाज से। मेरा समझना है कि जो ये चिंगाड़ कविता है, कई बार कभी यहीं से पाकिस्तान में भी बम गोले दाग दे रहा है और यहीं से दुनिया भर में क्रांति कर ले रहा है, और लेकिन जब आप उसकी वास्तविकता पर जाएंगे, थोड़ी देर बाद जब कवि का जोश ठंडा हो जाएगा तो कविता भी ठंडी हो जाती है। इसी तरह से ये जो हास्य है, जो कथित तौर पर व्यंग के नाम पर परोसा जाता है, या जो चुटकुलेबाजी है, वो कविता का तो लाभ नहीं कर रही है, एक तरह से मंच को मजाक बना रही है। धीरे धीरे ये समझ में भी आ रहा है कि बहुत सारी जो प्रस्तुतियां हैं वो केवल उसी समय तक याद रहती हैं जब तक आप सामने हैं। जब आप चले जाते हैं तो वो कविता भी मर जाती है। लेकिन जो कविताओं के महत्वपूर्ण विषय हैं, अगर वो इस तरह से हों, जो शाश्वत विषय हों, या जो किसी भी विशेष पर गंभीरता से प्रस्तुत होते हों, तो वो हमारे देर तक याद किए जाते हैं और लोग उसको घर तक ले जाते हैं, वो उनको जीवन भर साथ में रखते हैं। और कई बार एक एक कविता आपके लिए पाथेय बन जाती है, तो वो बातें इन कविताओं में नहीं रहेगी। इसलिए जो आपने कहा कि उनको आप क्या कहेंगे, तो उनको चुटकुला ही कहा जाना चाहिए। अगर चुटकुला है तो चुटकुला ही है, वो कविता तो कम से कम नहीं है। थैंक यू सर। अगला प्रश्न मैं ललित जी से करना चाहूँगी। जैसा अभी प्रेम सर ने कहा कि व्यंग विवाद पैदा कर देते हैं, जैसे द्रौपदी ने कहा हे धृतराष्ट्र, तो निश्चित रूप से व्यंग विवाद पैदा करते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई है, तो कोई अनुभव के साथ व्यंग का विवाद से संबंध? ये आपने बड़े जटिल धर्म संकट में डाला है मैंने आपको। बिल्कुल
आप देखो कि विवाद जो है वो घर से ही उत्पन्न होता है। यदि आप श्रीमती का अनादर किसी बात पे करते हो तो वही व्यंग की उत्पत्ति वहीं से शुरू हो जाती है। अभी अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक पर्व हमारा गया है पिछले दिनों, करवा चौथ। करवा चौथ। तो यदि आप घर पर समय से नहीं पहुंचेंगे लोनी जी या प्रेम जन्मे जी, तो व्यंग वहीं से आरंभ हो जाएगा। कहाँ रह गए थे, देर कहाँ लगा दी। मैंने बहुत पहले एक कविता हमारे बंधु जी पढ़ाया करते थे जब मैं 6ठी कक्षा में था, और मुझे अभी तक याद है। सुनो साथियों तुम्हें बताएं लाला क्यों है लाला, इसने ही ईजाद किया था सबसे पहले ताला, इसने सुखा दिया है सारा अपने मन का पानी, खरे दाम में बेचा करता है अपनी बेईमानी, ताले में जो धन पड़ा है धन है सारा काला, सुनो साथियों तुम्हें बताएं लाला क्यों है लाला। रोटी देकर खून चूसना इसका दया धर्म है, परदेशों को देश बेचने में भी नहीं शर्म है, रह सदा भारी पड़ने में यह सरकारी साला, सुनो साथियों तुम्हें बताएं लाला क्यों है लाला। मुझे लगता है कि अभी प्रेम जी ने बात की कि वंचितों वाली बात की, या लोनी साहब ने किसी और परिप्रेक्ष्य में बात की, मुझे लगता है कि व्यंग कहीं उसको खोजना नहीं पड़ता, व्यंग वहीं से शुरू हो जाता है। मैं जब देखता हूँ कि कुछ लोग अपने नाम के आगे लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि, बिल्कुल बिल्कुल सर, अंतर्राष्ट्रीय आजकल कवि, ये फैशन है। और कुछ तो लेखक ऐसे भी हैं कि जिनका जहाज किसी देश के ऊपर से निकल जाता है तो उस देश का नाम उनके बायोडाटा में जुड़ जाता है कि उन्होंने इतने देश की शैक्षणिक यात्रा कर दी। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है जी। मिलत खिलत लजियात भरे बौन में करत है लेनन ही सो बात। सर प्रेम सर कहन का जादू है जो मैंने अभी कहा, एक दो ही में पूरी कहानी समा दी। व्यंग का जादू क्या है? व्यंग का जादू सबसे बढ़िया ये है कि आपके अंदर जो भाव पैदा करता है उससे लगता है आपको देखकर कि आप एक सजग विचारवान व्यक्ति हैं। मैं अभी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया व्यंग को लेकर, और लोहिनी जी से पूछा भी हास्य को लेकर। मित्रों हमारे यहाँ क्या है कि हम अक्सर हास्य और व्यंग को वैसे ही जोड़ लेते हैं, मान लेते हैं दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं, जैसे नेता और भ्रष्टाचार। नेता को देखते ही भ्रष्टाचार की याद आती है और व्यंग कहते ही हास्य। आप उससे कहिए कि व्यंग सुनाइए, वो कवि आके बोलेगा भी इन्होंने मंचों का बताया, मैं आपको एक व्यंग सुना रहा हूँ, और इतने भद्दे चुटकुले सुनाता है कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि व्यंग और हास्य में जमीन आसमान का अंतर है। अब आप बताइए आपके जीवन में या आदि मानव के जीवन में आरंभ में क्या था? हंसना और रोना। कोई चीज देखी खुश हुए हंस गए, कोई विसंगति देखी हंस ली या रो लिए। पर व्यंग उसके जीवन में कब आया? व्यंग उसके जीवन में तब आया जब वो सभ्य हुआ। व्यंग मनुष्य के सभ्य होने का उद्घोष है। जब उसकी विवेक शक्ति जागृत हुई कि आदमी कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, इसको पकड़ने की जब चीज आई, उस विसंगति को पकड़ने की जब उसकी समझ आई तब, और विवेक से आती है। अब एक छोटा सा बच्चा, हम सब जानते हैं घर में अगर वो घूम रहा है, माँ उसको बार बार बोल रही है चूल्हे में काम कर रही है, इधर मत आ, गर्म है, तवा गर्म है, इधर मत आ, तो फिर आएगा और हंसता है। और जिस समय उसका हाथ तवे पे लग जाता है, कितना उसको लड्डू खिला दे वो नहीं आएगा। कारण क्यों? उसके अंदर बुद्धि थी, विवेक नहीं था। और विवेक किसने दिया? ज्ञान ने। उसको ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये चीज गर्म है, जलाती है, उसका विवेक। तो जब मनुष्य के जीवन में बुद्धि बहुत पहले से थी, जब ज्ञान प्राप्त करना उसने शुरू किया ऋषि मुनियों के माध्यम से, फिर विवेक जागृत हुआ, फिर उसको समझ आया अरे ये तो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि व्यंग सुशिक्षित मस्तिष्क की विधा है जो व्यंग को पकड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हर आदमी, आप कई बार लोग देखा होगा, बच्चे भी देखे होंगे आपने, अब कोई आदमी बात करता है क्या यार ऊपर से निकल गई, ये ऊपर से वो निकल गई कि समझ नहीं आया। या कई बार आप देखते हैं ट्यूबलाइट की तरह है ये आदमी, बाद में हंसता है, इसको बाद में समझ आता है। तो व्यंग जो है उसकी समझ, पर इसका मतलब ये नहीं कि MA PhD वाले ही व्यंग को समझ सकते हैं। कभी तो MA PhD वाले नहीं थे।
वो तो सब पर व्यंग करते थे, कागज में मसी सुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। और आप अपने मुहावरे देख लीजिए, ना नो मन तेल होगा, ना राधा ना राधा ना चाहिए, बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं। तो इस तरह के मुहावरे, और हमारे लोक जीवन में अगर आप देखें, लोक जीवन में विवाह के समय में जो वर पक्ष वधु पक्ष को बोला करता था गालियों की तरह, वो क्या है? तो मूलतः व्यंग की समझ जिसको होगी वही उसको समझ पाएगा, अन्यथा नहीं। तो दो अभी आपने कहा ना, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि विरोध का स्वर है, तो कहते हैं ना कि आह से उपजा होगा गान, तो विरोध से उपजा होगा व्यंग, विरोध से ही उपजता है व्यंग। जब किसी चीज को देखकर आपको लगता है ये गलत कर रहा है, पर वो आपका अपना है, वो सीता के राम है, वो क्या कहते हैं बिहारी के राजा हैं, तो उस पर वो उस तरह से आक्रमण नहीं करता उसको अपनी, क्योंकि ये विवशता जन्य हथियार है। जब आप बहुत विवश होते हैं और तब करते हैं, और जब अपने सामने वाले व्यक्ति को तलवार से नहीं मार सकते तो व्यंग की धार से व्यंग की धार से मार सकते हैं। बहुत सुंदर सर। अगला सवाल मैं लोनी सर से कर रही हूँ। किया गया हो, किसी ने दबे स्वर में कहा कि छात्र हो तो ऐसा हो, उसने आखिर अपना फर्ज निभाया। साहित्य में इस तरह की घटनाएं बहुत हैं। कोई किसी को ऑबलाइज करता है तो कोई प्रयास करता है कि कोई उससे ऑबलाइज हो जाए। बहरहाल अभी तो खबर यह आई कि उत्तर प्रदेश का एक लेखक स्वघोषित योजना के तहत प्रचारित की उसने 300 से ऊपर किताबें लिखने का रिकॉर्ड बनाया है। किसी ने यह भी कहा कि क्या जमाना आ गया, जब कोई नहीं छापता तो खुद प्रकाशक बन जाओ और अपनी किताबें छापना शुरू कर दो। बेशक कोई पढ़े या ना पढ़े, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी बाजार में कितने अखबार और कितनी पत्रिकाएं निकलती हैं और कितनी एक बंदे द्वारा पढ़ी जाती है, नहीं ना? तो फिर दिमाग पर ज्यादा लोचा मत डालिए। वैसे भी देश भर में अवैध निर्माण जोरों पर है, जब टूटेगा तब टूटेगा, पहले से काहे चिंता। ऐसे कई तरह के सवाल मन में घूमते हैं, उनका क्या? मन है कोई देवी का गजोदर का दिल नहीं कि कोई भी चाहेगा और दरवाजा नॉक कर देगा। वैसे मैं जानता हूं कि इस सभा में बहुत सारे लोग मैरिड हैं, लेकिन आपको शो ऐसा करेंगे कि वे जन्मजात अविवाहित है। पहाड़ है, आदमी रोमांटिक हो ही जाता है। वैसे भी कैंची धाम से गुजरने पर मन में एक बार विचार आता भी है, लेकिन भगवान जी याद दिला देते हैं कि वत्स मत भूलो तुम शादीशुदा हो, और इधर उधर देखना मना ही नहीं वर्जित भी है। अल्मोड़ा नगर के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि इतने महान व्यंगकार हमारे बीच रहते हैं और वो स्टेज में मंचों में जाना पसंद नहीं करते। कई बार हमने आग्रह किया, पर हमारी ये कोशिश थी कि क्योंकि व्यंग का सत्र चल रहा है, उस पर बातचीत हो रही है, तो उनका जिक्र ज़रूर हो, और वो नहीं है तो उनकी कृति ज़रूर हम इस मंच पे पढ़ेंगे। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि किताब मैं नहीं ला पाया, तो मैं मोबाइल से पढ़ूँगा। और बड़ी रोचक बात यह है कि जो मैं व्यंग पढ़ने जा रहा हूँ वो इसी जगह के बारे में लिखा गया है। पहले यहाँ पर कचहरी हुआ करती थी, और कचहरी का यहाँ का माहौल थोड़ा अलग था इस परिसर का, तो इस बारे में उन्होंने लिखा था। अमूमन हर आदमी को कोई ना कोई शौक, शगल, खब्द, आदत, लत होती है। फहरिस्त काफ़ी लंबी हो सकती है, इसमें कचहरी जाना भी शामिल है। बड़ी ही जानदार लत है, तंबाकू जैसी असरदार, कब गिरफ्त में ले लेती है पता नहीं चलता। कचहरी भी आसानी से नहीं छोड़ती। मेरी देखा देखी कई जवान अधेड़ हो गए और अधेड़ बूढ़े। सालों से न जाने किस बात का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो कहीं भूल न गए हो कि मामला क्या था, किस बात पर अनबन हुई थी। एक साहब किसी का किस्सा सुना रहे थे कि दोनों के बीच आपस में इस बीच वो समधी बन गए, पर केस अपनी जगह पर चल रहा है। हो सकता है कि किस्सा मनगढ़ंत हो, लेकिन समय तो वाकई इतना ही लग जाता है कि दोनों पक्ष भूल भाल चुके होते हैं, बशर्ते मामला कत्ल का ना हो, या एक पक्ष खानदानी मुकदमेबाज ना हो, या दूसरे पक्ष का लड़का वकील ना हो। ऐसे में लोग कानाफूसी करते हैं कि दोनों पक्षों के वकील आपस में मिल जाते हैं और मामले को जितना हो लटकाए रहते हैं, क्योंकि उन्हें हर तारीख पर फीस मिलती रहती है।
कुछ साल पहले मेरे दिमाग में एक विचार आया। उस समय मुझे ये बड़ा ही मौलिक विचार लगा। मैंने सोचा क्यों ना अल्मोड़ा कचहरी में बैठकर टिकट, कागज, स्टाम्प बेचने का काम किया जाए। काम हल्का फुल्का, नौकरी या दुकानदारी जैसी कोई बंदिश नहीं। मन हुआ तो गए, वरना छुट्टी। 10 से 5 बजे तक जैसी कोई मजबूरी नहीं। मैंने अपने एक आध अधिवक्ता मित्रों से ये बात साझा की। उन्होंने भी कहा कि अच्छी बात है, आ जाओ। दिन भर तो ईमानदारी के 100-50 कहीं नहीं गए। तुम बैठे तो सही, बाकी हम हैं। तो इस तरह 2-3 चक्कर तहसील थाने लगाने और मात्र 200 रुपये अदा करके मुझे स्टाम्प विक्रेता का लाइसेंस मिल गया। उसमें कई अधिनियमों का जिक्र था जो अधिकांश या शायद कभी सन 1800 में कुछ में बने थे। कहा जाता है कि इनमें से कोई भी अधिनियम का अतिक्रमण करने पर 6 माह का कारावास या 500 रुपया जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। यह समझाने वाला कोई नहीं था कि मेरी हद कहाँ तक थी और अतिक्रमण कहाँ से शुरू होता था। एक गुमनाम सा डर वहीं बैठ गया। एक परिचित महिला अधिवक्ता ने बैठने का इंतजाम करवा दिया। धर्मानंद जोशी जी के तख्त पर बैठने की इजाजत दिलवा दी। धर्मानंद पुराने अराइज नवीस थे। उनके शतायु होने में कुछ ही बरस बाकी थे। शायद 90 वर्ष के रहे होंगे उस समय। धर्मानंद जी का काम करना कब का छोड़ चुके थे। वो उम्र काम करने की होती भी नहीं, हो भी नहीं पाता। उन्हें कचहरी आने में लगभग आधी सदी का अभ्यास था। घर पर क्या करते, लाठी टेकते, दीवार पकड़ते, कचहरी आ जाते, अपने तख्त पर आकर बैठ जाते, लोगों से गपियाए, पुरानी बातें याद की, चाय पी और 2-1 घंटे बाद वापस चल देते। लोग बताया करते थे कि एक ज़माने में उनके तख्त पर बड़ी रौनक रहा करती थी। काम काज के अलावा यहाँ दूसरी गतिविधियाँ भी होती थी। अब थोड़ा आगे मैं बढ़ता हूँ। जो यहाँ का गेट है उसके बारे में उन्होंने लिखा है, मुझे लगा कि कचहरी में दाखिल होते आदमी की बिस्मिल्लाह ही गलत हो रही है। कचहरी के मेन गेट के बीचों बीच ज़मीन पर एक पत्थर गड़ा है, वो अभी भी वहाँ पर है। तो इसलिए कि काफ़ी बड़े जो किवाड़ है वो उल्टी दिशा में बाहर की ओर ना जा सके। लोग उस पत्थर को शिवलिंग नुमा कोई चीज़ समझकर उसे श्रद्धा से छूकर अंदर जाते हैं। इसे प्रतीक के रूप में ले आप, मतलब कि आप खुदा के धोखे में बुद्ध को सजदा कर बैठे। अंदर तो बुद्धों की राजधानी है, हर बुद्ध खुदा का रूप धरे बैठा है। आखिर कितने धोखे खाइएगा। कचहरी परिसर का एक काफी पुराना राम मंदिर है, आप देख सकते हैं। कचहरी में काम करने वाला दर्शक है, मैं उनको बताना चाह रही हूँ, नीरज जी जो ये व्यंग पढ़ रही है ये इसी कचहरी का जिक्र है। और जो मंदिर का जिक्र है वो ये राम मंदिर जो पीछे है, ये शंभू राणा जी की लेखनी से लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन अभी कचहरी नहीं है, ये मल्ला महल कहलाया जा रहा है। तो कचहरी परिसर में काफी पुराना राम मंदिर है। कचहरी में काम करने वाला हर शख्स सुबह सबसे पहले यहाँ मत्था टेकता है, फिर जाकर अपना काम शुरू करता है। कुछ समय में मुझे महसूस हुआ कि ये सभी लोग सुबह अपनी अंतरात्मा और संवेदना को यहाँ जमा कर देते हैं, शाम को उठाकर ले जाते हैं। तभी तो कचहरी में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई आदमी किसी वकील को पूछता हुआ आता है तो दूसरा आदमी उसे पकड़ लेता है कि वो वकील साहब तो महीने भर को बाहर गए, मुझे बताओ क्या काम है। अक्सर सीनियर अपने जूनियर से दिन रात काम करवा के जेब खर्चा तक नहीं देते। एक फीस जो 2 लोगों में बंटनी है, कई बार एक ही आदमी डकार जाता है। ऐसी भी कानाफूसी सुनने को मिलती है कि फला वकील को एक बार अदालत ने एक गरीब आदमी की पैरवी के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी से पैसे झटक लिए, वगैरह वगैरह। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी से गुजारिश है कि शंभू राणा जी को आप जरूर पढ़ें। उनकी किताब छपकर आई है, माफ करना है पिता। वो अब उसका दूसरा संस्करण, क्योंकि आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है, वो उस पर है। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपने साहित्यकारों को आप पहचानें और शंभू राणा जी को जरूर खोज कर आप पढ़ें। धन्यवाद। अंतिम प्रश्न, एक ही प्रश्न सर, एक ही प्रश्न, क्योंकि समय हमारा पूरा हो चुका है। एक अंतिम प्रश्न है, तीनों से एक ही प्रश्न। व्यंग विधा को और नाटक विधा को, जो हमारी कविता, कहानी, उपन्यास, इन विधाओं से दूसरे 2 दर्जे का माना जाता है। मंचों पर अभी भी लिट फेस्ट वगैरह में व्यंग को वो स्थान नहीं मिलता है। कारण सर, एक लाइन में प्लीज। हाँ, मैं आपको पहले तो मैं आपका इस अल्मोड़ा फेस्टिवल का शुक्रगुजार हूँ
कि जो व्यंग्य उपेक्षित विधा है उसको आपने जगह दी, ये हमारे लिए कवच का काम करेगा। व्यंग्य का एक योद्धा के रूप में होता है। इसी तरह से अभी उन्मेष साहित्य अकादमी का फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे 500 लोग आए थे, अंतर्राष्ट्रीय होता, वहाँ पर उन्होंने व्यंग्य को जगह दी। अभी हमने व्यंग्य पर कार्यक्रम किया साहित्य अकादमी में, साहित्य अकादमी का सब वो किया। इसी तरह से मॉरिशस में मुझे सिर्फ एक दिन के लिए पूरी वर्कशॉप के लिए बनाया गया। तो इस तरह के आयोजन व्यंग्य को ताकत देंगे और थैंक यू सो मच, थैंक यू विदा सर। नहीं रहेगा। सब मैं सोचती हूँ अल्मोड़ा की पूरी जनता को इस बात पर बधाई देनी, ताली बजानी चाहिए कि प्रेम जन्म जी यहाँ से मंच से ये बात कह रहे हैं। थैंक यू सो और मच। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, अभी शंभू राणा जी को जो आपने बताया, मैं चाहता था कि इस मंच पे यहाँ से भी व्यक्ति हो, और बहुत अच्छा कि आपने लोनी जी को ले लिया यहाँ पर, ये यहीं के रचनाकार हैं सर जी। इनकी ये किताब जो है आप मुझे दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। व्यंग्य यात्रा पत्रिका जो है पूरे व्यंग्य जगत में अगर इनकी किताब जाएगी, पूरा व्यंग्य जगत जान जाएगा कि इस तरह का कोई व्यक्ति है। इस मंच से मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ, हालांकि यहाँ से वो बात कही गई थी, लेकिन फिर मैं दोहरा रही हूँ कि एक व्यंग्य की जो सर्वश्रेष्ठ पत्रिका इस समय की है वो है व्यंग्य यात्रा। इतनी मोटी और इतनी खूबसूरत किताब है वो, मेरे व्यंग्य भी उसमें सर ने छापे हैं और मेरा व्यंग्य बहुत दूर तक गया था, वहां से लेकर न जाने कितने लोगों ने छापा था, मुझे पता नहीं। तो वो पत्रिका व्यंग्य की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है और उसके हमारे सर यहाँ बैठे हुए, तो सर बहुत बधाई। और सर ने मंच से कहा है कि शंभू राणा जी को मैं व्यंग्य यात्रा में छापूंगा, तो निश्चित रूप से देश का विदेशों तक वो नाम जाएगा। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब रहेगा सर प्लीज। तो जो बात आपने कही अभी जमेजा जी ने भी, कि हाल के समय में धीरे धीरे व्यंग्य एक विधा के रूप में स्थापित हुआ और हम लोग ये देख रहे हैं कि व्यंग्य लेखन एक शैली थी और व्यंग्य चूँकि पहले से ही तमाम तरह की रचनाओं में आ ही रहा था, इधर व्यंग्य लेख और व्यंग्य जो कॉलम है उनका अखबारों में या दैनिक पत्रिकाओं में एक नियमित स्थान बनना उसकी ज़रूरत बन गई, ताकि बात उस बहाने भी लोगों तक पहुंचाई जा सके जो सीधे लेख में नहीं कही जा सकती। लेकिन उससे आगे जो बात हुई वो हाल के वर्षों में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में भी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पाठ्यक्रमों में बाकायदा BA और MA स्तर पर भी व्यंग्य लेख और व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कहानियाँ बाकायदा पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब है धीरे धीरे कुछ चीज़ें शुरुआत होती हैं, फिर वो आगे बढ़ती हैं और जो हमारे महत्वपूर्ण लेखक हैं व्यंग्य विधा के, वो किसी अन्य महत्वपूर्ण साहित्यकार से कमतर रख करके तो नहीं आके जाते, मेरी जितनी समझ है। हाँ, ये जरूर है कि जब जब कोई नई विधा स्थापित होती है उसे स्थापित होने में समय जरूर लगता है, तो समय लेगा व्यंग्य भी, ये मैं समझता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ललित जी संक्षेप में करेंगे आप प्लीज। बिल्कुल संक्षेप में ही कहूँगा। नैनीताल में हमने 2014 में या इससे भी पहले वर्कशॉपें की थी, जिसमें देश के नामचीन व्यंग्यकारों को हमने बुलाया जी था। जी जी। और नेशनल बुक ट्रस्ट ने व्यंग्यकारों पर पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिसमें ज्ञान चतुर्वेदी, प्रेम जन्मेजय, हरीश नमन, हरिशंकर परसाई, गोपाल चतुर्वेदी, अश्वनी कुमार दुबे, सुभाष चंद्र, और सुभाष चंद्र की एक व्यंग्य वाली किताब हमने छापी नवसाक्षरों के लिए, बजरंगी की बारात। और हम समय समय पर जो श्रेष्ठ साहित्य है उसका प्रकाशन करते हैं। शुक्रिया।